जय हिंद बच्चों। हाँ, भारोपीय भाषा परिवार के वर्गीकरण के क्रम में हमने भारतीय आर्य भाषाओं को कालक्रम के अनुसार विभाजित किया था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार के विषय में तो हम जान चुके हैं। अब हम मध्य आर्य भाषा परिवार के विषय में जानेंगे। विद्वानों ने मध्य भारतीय आर्य भाषा परिवारों की भाषाओं के विकास क्रम को 3 भागों में विभक्त किया। प्रथम काल जो 500 ईसा पूर्व से ईसा पश्चात गणना आरंभ होने तक माना है इसको, और ये भाषा इस समय थी पाली। द्वितीय काल जो ईसा बाद से आरंभ होकर के 500 ईस्वी तक गतिमान था, और इसकी भाषा थी साहित्यिक प्राकृत। इसका तीसरा काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है, और इसकी भाषा थी अपभ्रंश। भाषाएं 3 भाषाएं थी। आरंभ की भाषा है पाली, दूसरा साहित्यिक प्राकृत, और तीसरा अपभ्रंश। संस्कृत से ये भाषाएं अलग हैं। ये समझा पाने के लिए हम इस भाषा को प्राकृत भाषा कहेंगे। और मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम में जो विवरण मिला, तो पहला जो प्रथम प्राकृत भाषा थी वो गौतम बुद्ध के उपदेशों में प्राप्त होती है, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के उपदेशों में भी ये भाषा प्राप्त होती है। अशोक के शिलालेखों में भी ये भाषाएं थोड़ा भिन्न रूप में मिलती हैं, और कुछ विद्वान संस्कृत से पाली फिर प्राकृत की उत्पत्ति मानते हैं, और वो ये श्लोक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम वा प्राकृतम। सिद्ध हेम शब्दानुशासन 8.1.1 यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि संस्कृत संस्कारित भाषा थी और समाज के शिक्षित उच्च वर्ग की भाषा थी। उसके समानांतर जो विभिन्न जनभाषाएं, लोक भाषाएं थीं, वो समन्वित रूप से प्राकृत थी। प्रकृति नाम साधारण जनानाम इदम प्राकृतम, अथवा प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धम प्राकृतम। इनके परिप्रेक्ष्य में अधिकतर संगत यह लगता है कि संस्कृत के समानांतर जो जनभाषाएं प्रचलित थी, उनका ही विकासमान स्वरूप वो प्राकृत है। गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली की उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। पाली शब्द का क्या अर्थ है, ये कहाँ की भाषा थी? तो पाली शब्द पंक्ति शब्द से विकसित हुआ, और इसका जो विकास क्रम है वो इस प्रकार था: पंक्ति, पंक्ति, पत्ती, पट्टी, पल्ली, पाली। इस विकास क्रम में ध्वनि के नियम से अधिक अपनी बात प्रमाणित करने का आग्रह है। दंत से मूर्धन्य, मूर्धन्य से पार्श्विक, ये क्रम
इसका दिखता है। पल्ली गांव से में प्रयुक्त होने के कारण गांव की भाषा के रूप में भी इसे देखा गया, और इसमें एक तो द्वित्व व्यंजन, इसकी जो विशेषताएं हैं वो द्वित्व प्रधान है। तीसरी है प्राकृत। ये स्वन परिवर्तन के विकास क्रम की प्रवृत्ति के पूर्णतः अनुरूप सिद्ध नहीं होती है, फिर भी कही जाती है। एक विद्वान का मत है कि पाल शब्द से पाली शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है पालन करना। जिस भाषा के द्वारा बुद्ध के वचनों की रक्षा हुई वह पाली है। वास्तव में पाली का संबंध बौद्ध साहित्य से है, जिसके कारण अंतिम दो मत वो ज़्यादा उपयुक्त सिद्ध होते हैं। पाली ये श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के मगध की क्षेत्र की भाषा है। पाली का मागधी प्राकृत से भाषिक संरचनागत संबंध नहीं प्राप्त होता, इसलिए यह मगध देश की भाषा तो नहीं है, लेकिन पाटलिपुत्र से ग्रीक उच्चारण का मत भी प्राप्त होता है। और हम संस्कृत से पाली में क्या भेद उत्पन्न होते हैं इसको देखते हैं। संस्कृत तक ए ओ आई औ अक्षर थे, जबकि पाली में ए ऐ औ के स्थान पर ए ओ प्रयोग होने लगा। ऐ एवं औ के स्थान पर भी ए एवं ओ का प्रयोग होने लगा। व्यंजन गुच्छक के पूर्व ए ओ का उच्चारण ह्रस्व तथा और पाली में ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही रूप में मिलता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में जो संस्कृत में प्रयुक्त होता था री और री, इनका पाली में लोप हो गया। पहले व्यंजन का लोप, इसके बाद पहले व्यंजन का लोप और बाद के व्यंजन का समीकरण, जैसे सप्त, सप्त पाली में सत्त, सद्द, कक के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सर्व सब के रूप में पाया जाता है। शब्द रूपों में व्यंजनांत रूपों का अभाव हो गया और शब्द सस्वर बन गए। द्विवचन का लोप पाली में हो गया और आगे भी इस वचन का प्रयोग बंद ही हो गया। परंपरा में द्विवचन समाप्त हो गया। वैदिक भाषा के रूप में रूप रचना में अधिक विविधता थी। संस्कृत में ये रूप सुव्यवस्थित मिल रहे थे, लेकिन पाली में आकर के ये विकल्प भी छट गए और देवा देव शब्द ही रह गया। पाली में भी आत्मनेपद लुप्त हो गया। पाली का महत्व बौद्ध मत की हीनयान शाखा के साहित्य के रूप में बहुत अधिक पाया गया।
इसके बाद आती है प्राकृत। इसका समय माना जाता है ईस्वी सन के आरंभ से 500 ईस्वी तक। साहित्यिक प्राकृत विभिन्न लोक भाषाओं का समुच्चय है। ये भाषाएं अपने मूल स्वरूप में वाचिक रूप में प्राप्त होती थीं और कालांतर में इन्हें साहित्यिक स्वरूप प्राप्त हुआ। प्राकृतों की संख्या को लेकर के विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, तो ये यहाँ पे भी दिखाई देता है। प्राकृत में महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और पैशाची तो शौरसेनी का प्रयोग 3री शताब्दी से मिलने लगता है। प्राकृत नाटकों का संस्कृत नाटकों में अश्वघोष के नाटकों एवं शूद्रक के मृच्छकटिकम में अधिक प्रयोग हुआ है। कीथ के अनुसार मृच्छकटिकम की रचना नाट्यशास्त्र के विविध प्राकृत प्रयोगों के नियमों के अनुसार उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए की गई। इस नाटक में 4 प्रकार के प्राकृतों का प्रयोग किया गया। पहला शौरसेनी, दूसरा अवंतिका, तीसरा प्राच्या और चौथा मागधी। शौरसेनी प्राकृत का उपयोग जैन साहित्य में प्राप्त होता है। दिगंबर आमनाय के आचार्य गुणधर एवं आचार्य धरण सेन ने अपने ग्रंथों की रचना इसी भाषा में की है और ये ग्रंथ गद्य में है। आचार्य धरसेन का समय सन 87 के लगभग माना जाता है और आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबल द्वारा रचित षट खंडागम, जिसमें प्रथम शताब्दी के लगभग शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग हुआ और प्राकृत के व्याकरण ग्रंथों में प्राकृत प्रकाश में पहले 9 परिच्छेद लिखे गए, जिनमें बाद में 2 बार वृद्धि की गई। पहले के परिच्छेदों में रचनाकार वररुचि है और इसमें आदर्श प्राकृत का निरूपण किया गया है। अंत में कथन है कि हमें प्राकृत का शेष स्वरूप समझना चाहिए, अर्थात जो साहित्यिक स्वरूप नहीं है लेकिन भाषा में उसकी उपस्थिति है, ऐसा। शौरसेनी में 2 स्वरों के मध्य संस्कृत के अघोष त अथवा थ सघोष हो जाते हैं, अर्थात त द में परिवर्तित हो जाता है और थ ध में, जैसे भवति की जगह होदी शब्द बन जाता है। इसी तरह क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष आधा क ख चक्षु चक्षु के रूप में, इक्षु इक्षु के रूप में और कुक्षि कुक्षि के रूप में लिखा जाता है। यह प्रत्यय का ई अ हो जाता है, गम्यते का गमी स्वरूप बन जाता है। अब आते हैं हम महाराष्ट्री पर। दंडी ने महाराष्ट्री प्राकृत को आदर्श प्राकृत कहा है। वे कहते हैं महाराष्ट्राश्रयाम भाषाम प्रकृष्टम विदुः काव्यादर्श में। शैली और विधागत अंतर मानने वाले विद्वानों ने यह माना है
कि शौरसेनी में गद्य लिखा गया और महाराष्ट्री में पद्य की रचना हुई। इसीलिए शौरसेनी को गद्य की भाषा और महाराष्ट्री को पद्य की भाषा माना गया। गहन अध्ययन करने के बाद हमारा मत भी ऐसा ही है कि यद्यपि ये तथ्य बहुत भिन्नता है इनमें, लेकिन ये तत्वतः अविरोधी है। पहले शौरसेनी में गद्य लिखा गया और महाराष्ट्री में पद्य की रचना हुई। कवियों ने जब महाराष्ट्री में पद्य की रचना की तो मृदुलता के लिए स्वर मध्य स्थिति में व्यंजनों का लोप कर भाषा को स्वर बहुल बना दिया। इसी कारण शौरसेनी और महाराष्ट्री में भाषिक अंतर दिखाई देता है। देखते हैं हम इसकी विशेषताओं को। तो महाराष्ट्री प्राकृत की उल्लेखनीय विशेषता है स्वर बहुलता। स्वर बाहुल्य होने के कारण महाराष्ट्री प्रकृति में रचित काव्य रचनाओं में संगीतात्मकता का गुण दिखाई देता है। दूसरा है दो स्वरों के मध्यवर्ती अल्प प्राण स्पर्श व्यंजन का लोप हो जाता है। जैसे लो को, ये बन जाता है लो ओ, री पू, री उ। तीसरा है स्वर मध्य महाप्राण व्यंजनों का लोप होकर के केवल ह रह जाता है। जैसे मेघ, मेहू, शाखा, शाहा। फिर पांचवा मध्य ऊष्म व्यंजन का ह हो जाता है। जैसे दश, दह, पाषाण, पहाड़। पांचवा उपादान एक वचन में आहम विभक्ति प्रत्यय का प्रयोग अधिक होता है। छठा अधिकरण एक वचन के रूपों की सिद्धि ए, मी, आधा म, पूरा म, छोटी की मात्रा मी से होती है। जैसे लोकोस्मिन, लोए, लोमे, लोमी। मागधी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मगध देश की भाषा है। इसका प्रयोग नाटकों की निम्न श्रेणी के पात्रों के संभाषण के लिए किया जाता रहा है और महाराष्ट्री और शौरसेनी की तुलना में मागधी का प्रयोग कम मिलता है। इसकी विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं। मागधी में र का अभाव है। र के स्थान पर ल का प्रयोग किया जाता है। जैसे समर, शमल, पुरुष, पुलिश आदि। दूसरा स और श के स्थान पर श का प्रयोग इसकी प्रधान विशेषता है। जैसे सप्त, सप्त की जगह शप्त। फिर ज के स्थान पर तीसरी विशेषता है, ज के स्थान पर य का प्रयोग होता है। जैसे जानाति तो बन जाएगा याणादि। जनपदे, यणपदे, ज को य हो जाएगा। फिर चौथी विशेषता है द्य, ज, य के स्थान पर य, आधा य और पूरा य का प्रयोग होता है। अद्य, अय्य, अर्जुन, अयुण, आर्य, अय्य आदि। कर्ता कारक एक वचन में प्रायः अह के स्थान पर ए पाया जाता है। जैसे सह तो शे। अब है चौथी भाषा है अर्धमागधी। अर्धमागधी की स्थिति मागधी और शौरसेनी प्राकृत के बीच में मानी जाती है, इसलिए उसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। और वो इस प्रकार से है।
अर्धमागधी में जैन साहित्य लिखा गया और उसकी साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। र और ल दोनों का प्रयोग होता है। दूसरा, दंत का मूर्ध हो जाना, जैसे स्थित की जगह हो जाएगा ठीय। फिर श, श, स, इन तीनों की जगह पर केवल स का प्रयोग होता है। चौथा, अनेक स्थानों पर स्पर्श व्यंजनों का लोप होने पर य का आगम हो जाता है, जैसे सागर, सायर, कृत, कयम। पांचवा, कर्ता कारक एक वचन के रूपों की सिद्धि मागधी के समान एकारांत तथा शौर्य सेनी के समान उकारांत दोनों प्रकार से होती है। अब आती है पैशाची। पैशाची भारत के उत्तर पश्चिम में बोली जाती थी। गुणाढ्य ने पैशाची में अपनी प्रसिद्ध वृहत कथा लिखी थी, जिसका उत्तरवर्ती कवियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। और इसका पैशाची पाठ अब तो उपलब्ध नहीं है, इस कारण किसी रचना के आधार पर इसकी भाषिक विशेषताओं का निरूपण करना संभव नहीं है। पैशाची की विशेषताएं हम देखते हैं तो इसमें सघोष व्यंजन का अघोषीकरण हो जाता है, और जैसे गगन का गकन, राजा का राजा आदि। मध्य क, ग, च आदि स्पर्श व्यंजनों का लोप नहीं होता है। र, ल व्यंजनों का विपर्यास हो जाता है, जैसे कुमार की जगह कुमाल, रुधिर की जगह लुधिर आदि। श के स्थान पर कहीं श तो कहीं स हो जाता है, जैसे तिष्ठति, चिष्ठति, विषम, विषम आदि। प्राकृत काल में भाषा भेद आज की अपेक्षा बहुत रहे होंगे। जो साहित्यिक प्राकृत उपलब्ध है उनका परिचय, भाषिक विशेषताओं का निरूपण वो प्रस्तुत है। उनको प्राकृत एवं ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के विद्वानों ने विभिन्न देश भाषाओं के नाम से प्रचारित किया। इनको अलग भाषाएं माना गया, परंतु हमारा मानना है कि कथित साहित्यिक प्राकृतों की भाषिक विशेषताओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये आधुनिक आर्य भाषाओं की तरह अलग अलग भाषाएं नहीं हैं। दूसरे शब्दों में हिंदी, सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, बांग्ला, असमी, मराठी आदि की तरह से ये अलग भाषाएं नहीं हैं। हिंदी भाषी हिंदी तर अन्य आधुनिक भाषाओं की भांति आर्य भाषा को बोलना नहीं जानता तो वो उस भाषा को नहीं समझ सकता है। ये भाषाएं एक दूसरे से संबद्ध भी हैं, एक दूसरे में गुथी हुई हैं और ऐतिहासिक रूप से इनका विकास क्रम गत स्वरूप प्राप्त होता है और हम इन्हें अलग अलग भाषाएं नहीं मान सकते। और व्यवहारिक दृष्टि से पारंपरिक बोधगम्यता का सिद्धांत भी है। यदि इसे हम और स्पष्ट करना चाहें तो हम कहेंगे कि साहित्यिक प्राकृत आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं यथा हिंदी, सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, ओडिशा, बंगला, असमी, मराठी की भांति अलग भाषाएं नहीं हैं। ये कोलकातिया हिंदी, मुंबईया हिंदी, नागपुरिया हिंदी की भांति हिंदी भाषा के विभिन्न और हिंदीतर भाषाओं से अतिरंजित रूपों की भांति है। ये रहा मध्य भारतीय आर्य भाषा का विवरण। अब अगले अंक में हम आधुनिक आर्य भाषाओं पर आएंगे। तब तक के लिए